Hello everyone, welcome to all of you on the platform of Mr. सिंगानिया क्लासेस। तो इस प्लेटफॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दी गई है। आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इस क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, इस तरह से करके धीरे धीरे सारे चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे। फिजिक्स के भी चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे, मैथ्स के भी किए जाएंगे और उसके बाद बायोलॉजी के भी किए जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, वीडियो रिकॉर्ड करके डालना, तो ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद आता रहेगा। लेकिन यूट्यूब चैनल पर भी फ्री में सारे वीडियो रिकॉर्ड करके डाले जाएंगे। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बता भी दिया था कि हम लोग 9 to 12th स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम लोग मेनली हम लोग का जो फोकस रहता है वो मैथ्स और साइंस के ऊपर रहता है। मैथ्स और साइंस के ऊपर वेरी बेसिक लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक हम लोग लेकर जाते हैं। बेसिक लेवल हम लोग कवर करते हैं ताकि छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट्स हो, वो क्लियर होती जाए और उससे एक अच्छे लेवल तक लेकर जाते हैं। इंग्लिश और कंप्यूटर कोर्स भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं एडिशनल में। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या आप कंप्यूटर कोर्स में कोई भी स्किल्स या कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का हमारा मोटिव यही होता है कि हमारे पास जब आप एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सीखो भी। जैसे बोर्ड के लिए तो हम लोग प्रिपेयर कराते ही हैं। क्लास 10th 9th के बच्चे जो होते हैं, ये इनका अर्ली स्टेज होता है। अब ये हमें ये लगता है कि ये बच्चे मोम की तरह होते हैं, इनको जो भी शेप दिया जाए उस शेप में ये ढल जाएंगे। तो हम लोग इसी समय से 9th और 10th से ही IIT, JEE, नीट, ओलंपियाड्स, NDA, एयरफोर्स, इस तरह की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सब के कंपटीशन के भी सवाल थोड़े थोड़े हम लोग करवाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान देते रहते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, इन सब एग्जाम्स क्रैक करना कितना इजी है या टफ है या कैसे तैयारी करनी है। शुरू में ही थोड़ी सी अगर बेसिक बनी रहेगी तो आपको आगे चल के 10th के बाद 11th 12th के बाद अगर आप तैयारी करना चाहें या 11th 12th के साथ ही तैयारी करना चाहें तो आप बिल्कुल बेटर तरीके से कर पाएंगे और आपका पैसा भी बचेगा। उसके बाद एक साल भी आपका बचेगा, जो कि 12th के बाद या 12th के बाद 2-2 साल तक बच्चे वेस्ट करते हैं। नीट के एग्जाम में 2 साल, 3 साल, 4-4 साल तक वेस्ट करते हैं। तो ये सब कुछ इसी कारण से होता है क्योंकि आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो स्ट्रांग नहीं होती हैं और इसीलिए बच्चे जो हैं सो बार बार फेल हो जाते हैं। तो हम लोगों का मोटिव यही है कि हम लोग बेसिक लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक तैयारी करवाते हैं। टॉप टीचर्स ग्रेट एक्सपीरियंस एंड फ्रेंडली नेचर के होते हैं हमारे पास, ताकि आप उनसे बिना किसी झिझक के डाउट पूछ सको, जब चाहो तब पूछ सको और बिल्कुल आप एक फैमिली मेंबर के तरीके, एक दोस्त के तरीके आप उनसे बिहेव करो, वो भी आपसे वैसे ही बिहेव करेंगे। डाउट रिजोल्यूशन होती रहेंगी। आपको जब भी डाउट होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं ताकि चैप्टर में आपकी पकड़ कितनी अच्छी हुई है ये भी पता चलती रहे आपको। फिर उसके बाद जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसको रिकॉर्ड करके भी रखा जाएगा ताकि बाई चांस अगर आपकी क्लास कभी छूट जाती है तो आप कवर कर लें या आपको फ्यूचर में रिवीजन करना हो तो भी आप कर लें। ओके, कभी कभी हम लोग टाइम टू टाइम इंडिया के टॉप पर्सनालिटी के द्वारा मोटिवेशनल सेमिनार भी लगवाते हैं ताकि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सको। जो लोग लाइफ में अच्छा कर चुके हैं, जिन लोगों ने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम झेली हैं और उन प्रॉब्लम को उन लोगों ने अच्छे तरीके से हैंडल किया है, उस चीज को भी सीखें और हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग बने। आप हमारे इस YouTube चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ भी सारे नोटिफिकेशन डालते रहेंगे क्लासेस के रिगार्डिंग, और जो भी YouTube पर फ्री वीडियो अपलोड करनी होगी वो सब यहीं पर होती रहेंगी। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.mrsinghaniaclasses.com। कॉल भी आप हमसे कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो एक वीडियो
यूट्यूब पर यह भी अपलोड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको हमारे वेबसाइट पर जाकर एडमिशन लेना है। क्लास 10th के लिए एडमिशन ओपन हो चुकी है, तो आप लोग अगर चाहें तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, क्योंकि अप्रैल लगभग 15 अप्रैल के आसपास क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 15 या 20 अप्रैल से, क्योंकि इधर बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस कारण से 20 अप्रैल तक क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग वहां जाकर चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। फिलहाल आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लास 9 से जुड़ी हुई कुछ चीजें रिवाइज करेंगे, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसकी कुछ फंडामेंटल बातें हैं वो हम लोग एक बार फटाक से रिवाइज कर लेंगे। फिर पीरियोडिक टेबल को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बेसिक पीरियोडिक टेबल हम लोग देखेंगे। हालांकि पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में है जो कि बाद में आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसका बेसिक यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग केटायंस एंड एनायंस जो आयंस होते हैं, ताकि आप केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप सीख सको। ठीक है, जैसे कि आप जब अपनी साइंस की किताब खोलोगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, तो उसमें देखोगे सबसे पहला एक्टिविटी दिया गया है जिसमें कि एक इक्वेशन का यूज किया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर बन जाता है MgO। अब स्टूडेंट को यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आखिर मैग्नीशियम एक था, ऑक्सीजन 2 था, तो ये एक मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ O अकेला क्यों आया, O2 क्यों नहीं आया। ये एक प्रॉब्लम रहती है कि आखिर ये फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं जो कि हम लोग 10th क्लास में तो बहुत सारी इक्वेशन पढ़नी है तो सारी इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं उसको याद नहीं करना है, बल्कि हमें समझना है। हमें क्या करना है, हमें समझना है, हमें याद नहीं करना, हमें रटना नहीं है। तो हम लोग इस टॉपिक में ये चीज भी देखेंगे। ये चीज तो आपकी अभी से लेकर और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तब तक यूज आने वाला है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर के ऊपर आएंगे और फिर केमिकल इक्वेशन, देन उसको बैलेंस कैसे करते हैं, देन केमिकल रिएक्शन के चारों टाइप्स, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और उसके बाद कोरोजन रेंसिडिटी, और उसके बाद एनसीईआरटी के हम लोग क्वेश्चंस कुछ करेंगे। एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, और फिर उसके बाद बोर्ड लेवल के भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तो जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो कि टॉपिक तो सेम ही होता है, बस उनका लैंग्वेज पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग उसके भी देखेंगे। और उसके बाद एट द लास्ट थोड़े से कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे जो इस चैप्टर से बने हैं। तो ये सारे वीडियो रिकॉर्ड कर करके धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया हम लोग वीडियो जब अपलोड करें तो आपको मिलता रहे। ठीक, और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि पीछे आपको ये डिटेल दी गई है। ओके, तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात ये भी ध्यान रखिए कि मैं अभी जो भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको स्लो लगे तो आप अपने सेटिंग में जाकर 1.25 कर सकते हैं या 1.5 भी कर सकते हैं। 1.25 ही करिएगा, 1.5 ज़्यादा रफ्तार में हो जाएगी, ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तो 1.25 पर आप देखिए। और उसके बाद अगर लेक्चर सब ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखे तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप या तो 480 पर देखें या 720 पर देखें। हालांकि कोई भी लेक्चर 720 पर ही देखना चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन अच्छी है और अच्छा नेट है वहाँ, तो आप 480 पर भी देख सकते हैं, अगर 480 पर आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है तो। वरना आप प्रीफर 720 को ही करिए, क्योंकि लेक्चर देखना है, आँख पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th।
तो क्लास 9th का पहले हम लोग रिवीजन करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या होता है भाई? आप लोगों को मालूम होगा एटम क्या होता है, कि एटम जो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, तो ये तो हो गई एटम की बात कि एटम क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? ये सब एटम है। ये सब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और इनकी अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, वहीं मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल वो होता है जब यही दो या दो से ज्यादा एटम सेम टाइप के या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी आपस में जब मिल जाते हैं और एक नया चीज बना देते हैं, उसे हम लोग, उस नए चीज को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले अलग अलग थे, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए और H2O बन गया, जिसमें कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये कहलाएगा H2O, जो कि पानी का फॉर्मूला होता है, वाटर का, और ये एक मॉलिक्यूल हो गया। एक ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो यानी कि एटम और मॉलिक्यूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक दो टॉपिक और होता है 9th क्लास का, जैसे कि मिक्सचर एंड कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, हालांकि खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप कर सकते हो। ओके, देखिए ये जो एटम होता है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ये एक बार सवाल पूछा भी गया था कि एटम का रेडियस जो होता है वो लगभग किसके कंपेरेबल होता है। तो मतलब ये बात मालूम होनी चाहिए कि एटम बहुत छोटा होता है और छोटा होने के कारण उसका कोई शेप तो नहीं होता। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जितने भी एटम और मॉलिक्यूल होते हैं इनका शेप जो होता है वो सर्कल की तरीके होता है। तो ये जो एटम हुआ, मान के चलिए ये हाइड्रोजन का एटम है या ऑक्सीजन का एटम है या किसी चीज का एटम है, ये इतना ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक बूंद पानी में, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, जो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, एक बूंद पानी में H2O के टोटल मॉलिक्यूल एक पर आप 18 जीरो बैठा दें। कितने? 18 जीरो बैठा दें, इतने मॉलिक्यूल होते हैं एक बूंद पानी में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है एक मॉलिक्यूल या एक एटम। ओके, तो जो रेडियस होती है इसकी, वो रेडियस होती है नैनोमीटर में। 1 मीटर में आपको ये मालूम होगा कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होती है। सोचिए कितना छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा, इत्तू सा कि क्या बताया जाए। तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है, तो इतना छोटा होता है ये। तो इसको तो सब पहली बात हम लोग देख तो सकते नहीं है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, क्लास 9th में थोड़ा बहुत करते हैं और फिर क्लास 11th में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में डिटेल करते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्लास 10th में ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ज़्यादा हम लोग केमिकल रिएक्शन के ऊपर ही फोकस करते हैं। और चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, मान के चलिए कि हम किसी एटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका कि ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। ओके, और ये मान के चलिए पहला सेल हुआ। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबको मालूम होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 18 होते हैं। और ये चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल तो होते 32 हैं। तो इनका एक नाम भी दिया जाता है, जैसे कि ये के सेल बोला जाता है, ये एल, ये एम और ये एन। ये होता है आपका न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
तो ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन सेल में मूव करता है। यानी के सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ सकते हैं, इतनी स्पेस इसके पास होती है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, लेकिन यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं ये स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन पर ही ये स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद जब 9th इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने के लिए आता है तो कहता है नहीं भैया मैं तो स्टेबल हूं, तुम चलो n में आ जाओ, तो वो उसके बाद n में फेंकने लगता है। ठीक है, और एक सिचुएशन के बाद, एक लिमिटेशन के बाद फिर से कुछ चीजें होती हैं जो कि आप हायर स्टडी में पढ़ोगे। ठीक है, हम लोग को एक्चुअल में 9th और 10th में सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, तो इसलिए हमारा काम तो यहीं तक खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग ज्यादा हायर स्टडी में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि एम सेल, जो थर्ड सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, और जैसे ही नवा इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करना चाहता है तो ये कहता है नो नो नो, चलो निकलो यहां से, चलो बगल में जाओ, क्योंकि हम तो स्टेबल हैं, मजे में हैं, तुम चलो यहां से बाहर जाओ। अभी हम लोग डिटेल में भी इसको देखेंगे, हर एक एलिमेंट का जब डायग्राम बनाएंगे तो और डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक दो बात और मैं आपको बता देता हूं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का? एटॉमिक नंबर एटम का ही होगा, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी के बराबर होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लिख लीजिए, काम आएंगी। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर यही होता है। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई? तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आते हैं, सॉरी, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आते हैं ये एक मतलब 100% सही तरीका नहीं होता, लेकिन आपके लेवल पर ये सही है, ठीक ना, लेकिन ये 100% सही नहीं होता। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कभी भी निकालिएगा तो एटॉमिक मास, जो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक मास में से आप क्या कीजिएगा, उसका एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये आपको क्या दे देगा भाई? ये आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा, लेकिन इट इज नॉट 100% राइट। ओके ना, तो आगे चलते हैं। अच्छा, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, पढ़ी है ना, सबने पढ़ी होगी। याद करो एक बार, जरा रिकॉल करो, रिकॉल एक बार करो अपने माइंड को जरा, कि वैलेंसी होती क्या है। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार अपने माइंड में रिकॉल करो कि वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंसी होती है कि कोई एटम या कोई एलिमेंट, एटम जो होता है उसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, कोई एटम या कोई एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के समय गेन करता है या लॉस करता है, वो उस एटम या एलिमेंट की वैलेंसी होती है। ठीक ना, एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई एटम या कोई एलिमेंट, कोई एटम या कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल भी रिएक्शन जब होती है तो उस समय वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये एक बात यहां पर लिख भी लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किसी भी एलिमेंट के द्वारा, ठीक है ना, बाय एन एलिमेंट, या उसको एटम भी बोल सकते हो, या कभी कभी मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा वो उसकी वैलेंसी में ही काउंट की जाती है, ठीक ना। तो ये तो वैलेंसी हो गई, ये बात आप लोगों को पहले भी मालूम होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का एक स्पेशल केस। हाइड्रोजन जो है ना बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हुआ और ये हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल हुआ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर इसका 1 हुआ, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 1। तो ये बात लिख लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर भी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1। अच्छा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके, एक इसमें जब इलेक्ट्रॉन होता है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए। तो ये इसका स्पेशल बात है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 ही होता है, और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा स्पेशल केस है, एक ऐसा स्पेशल एटम है, एलिमेंट है, जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, मान के चलिए ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये फर्स्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते कितने हैं 2। हम लोग पीछे यहाँ पर बात कर चुके हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 2, तभी ये जाकर स्टेबल होगा। तो यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला, एक और इलेक्ट्रॉन इसको लाकर दे दो ताकि ये 2 हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, या इसको निकाल दो, या फिर इसको निकाल दो। तो यानी कि हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम गेन करवा दें बाहर से तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? और भी हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर याद रखिए, ठीक ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको हम लोग एक एक एलिमेंट का बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, KLMN में कितना रहता है वो देखेंगे, वैलेंसी क्या होती है वो देखेंगे, और एटॉमिक मास को याद करने का आपको मैं एक बहुत ही अच्छा और इजी तरीका बताने वाला हूं कि आप भी करेंगे सारे एलिमेंट। चलिए, तो देखिए, तो जो सबसे पहला हमारे पीरियोडिक टेबल में एटम या एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। इसका एटॉमिक नंबर 1। इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे भाई, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया और ये पहला सेल हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके ना, यानी कि अगर देखा जाए KLMN में, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन 1, L में 0 0 0, तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। या तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में स्टेबल होता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, या इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा और ये पूरा खाली हो जाएगा, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या तो ये दे सकता है या ले सकता है, तो यानी कि दे सकता है या ले सकता है। और अब बैलेंसी होती क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो या ले लो, तो ये दोनों केस में इसकी वैलेंसी 1 ही होगी, ठीक ना। और इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है 1। दूसरा, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, HELIUM। इसका सिंबल क्या होता है, He, ठीक है, कैपिटल H और स्मॉल e। इसका एटॉमिक नंबर 2। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा भाई, देखिए इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया आपका फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना,
एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। L में कुछ नहीं, M में कुछ नहीं, N में कुछ नहीं, यानी कि अभी तो स्टेबल हो गया। अब ये ना तो कुछ लेने की फिराक में रहेगा और ना ही कुछ देने की फिराक में रहेगा। ये अपना में मस्त मौला है, बिल्कुल मस्त है ये, इसको अब किसी से मतलब नहीं है। तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0, क्योंकि ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 4। देखिए एटॉमिक मास याद करने का मैं आपको तरीका बता दूं। जब एटॉमिक नंबर ये जो हम लिख रहे हैं ना 1 2 3 4 से लेके जहां तक जाएगा, अगर वो इवन हुआ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर वो ऑड हुआ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि मैं बताऊंगा, ठीक ना। अभी तो मान के चलिए फर्स्ट है, ऑड है, तो आप कहोगे कि 2 × 1 + 1 3 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन में इसका 1 ही होता है। लेकिन देखिए हीलियम पर ये परफेक्ट बैठेगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है और ये 2 क्या है? इवन नंबर है ना, तो इवन मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 × 2 4, ठीक है। तो ये लगभग 15 या 16 पर फिट बैठता है, 3 या 4 पर नहीं बैठता, तो वो हम लोग अलग से याद कर लेंगे। थर्ड, तो हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम। लिथियम क्या होता है भाई? लिथियम होता है Li। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा बताइए? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और होगा, और दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। L में कितने? 1। M में 0 0। यानी इसमें होने तो चाहिए 8, होने कितने चाहिए? 8 स्टेबल होने के लिए, लेकिन फिलहाल कितना है? 1। तो या तो ये 7 कहीं से ले ले या 1 अपना छोड़ दे। 1 जब छोड़ देगा तो लास्ट वाले में 2 ही तो बचेंगे। जैसे अगर मान के चलिए ये हम हटा दें ये बाहर वाला, तो ये 2 बच गए, तो ये हीलियम जैसा बिहेव करने लगेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक ना। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम रिमूव कर दें, ये रिएक्शन के दौरान किसी को दे दें, ठीक ना, या हम कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगेगी, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने किसी को दे दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने लॉस किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, तो यानी कि बैलेंसी होना होगी। और इसका एटॉमिक मास देखिए, लिथियम क्या है? इवन नंबर है ना 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6, और +1 कर दीजिए 7, यानी इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 7। अच्छा, लिथियम के बाद हम लोग बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम को शॉर्ट में जो सिंबल यूज करते हैं वो Be करते हैं। इसका कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। अब हम डायग्राम नहीं बना रहे। अब बताइए K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। L में कितने? 2। M में 0 0। तो यानी कि ये 6 लेगा या 2 दे देगा? 6 लेना मुश्किल काम है, 2 दे देना आसान काम है। तो बेरिलियम क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को रिएक्शन के टाइम दे देगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक। और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो ये एक्सेप्शन में है, इसका होना चाहिए 4 दूनी 8, 4 × 2, क्योंकि इवन नंबर है 8 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका होता है 9। तो अभी तक हम लोग को 2 मिल गए जो कि हम लोग को एक्स्ट्रा में याद रखना है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। 5 क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बाद, लिथियम बेरिलियम के बाद उसके बाद आता है बोरोन। बोरोन को किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो बोरोन बी हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब? 5 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 5, यानी कि पहले और के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसकी तो औकात 2 ही है, तो ये 2 ही रखेगा, बाकी के 3 एल में भेज दो। अब भी 8 करने के लिए इसको 5 की जरूरत है, तो क्या 5 ये लेगा? नहीं लेगा, बल्कि 3 कहेगा कि तुम ले जाओ 3, हम स्टेबल हैं, तो 3 यहां से निकल जाएगा।
तो लॉस हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का, तो यानी वैलेंसी 3 हो गई। ये बताइए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 क्या 11 होगा? यस, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 11। क्या हमारे रूल के हिसाब से सही बैठ रहा है ना? सही बैठ रहा है। 6 नंबर 6 होता है कार्बन। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे। अब हम अगर थोड़ा सा जल्दी भी चलें तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक ना? तो अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं। कार्बन का क्या होता है? C। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 6। बताइए, K सेल में 2, L में 4, यहाँ 0, यहाँ 0। अब बताइए क्या होगा? इसको 8 करना है तो या तो 4 ले ले या 4 दे दे। तो दोनों केसेस में वैलेंसी हमारी 4 ही होगी, या तो 4 ले ले या 4 दे दे। हालांकि कार्बन जो होता है ये शेयर्ड करता है। क्या करता है? शेयर्ड करता है। जब ये रिएक्शन करता है ना तो 4 लेता है ना 4 देता है, ये दूसरे के साथ शेयर कर लेता है। वो कैसे करता है? हम लोग 10th क्लास में ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आपका चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये 4 लेगा या देगा, ठीक ना? तो यानी कि हर हाल में इसकी वैलेंसी कितनी आने वाली है? 4। तो इसकी एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 12, यानी इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12। आइए 7 देखते हैं। 7 क्या है? कार्बन के बाद 7 आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7। अब बताइए क्या होगा इसका? देखिए, इसका ये न्यूक्लियस हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 ही रहेंगे, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक ना? हम एक ही जगह लिख देते हैं, यानी कि सॉरी, ये यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें होने कितने चाहिए? तो इसमें टोटल होने चाहिए 8, लेकिन है कितने? 5। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दो, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, अपना स्टेबल हो जाएगा, ठीक ना? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाकर स्टेबल होगा, तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। अब यहां 5 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक ना? 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। 3 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया और इसकी वैलेंसी हो गई 3। और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 7 टू जा 14 प्लस 1 15 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका 14 ही होता है, यानी ये भी एक एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक ना? तो 7 के बाद हम लोग अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पे क्या आता है भाई साहब? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल OH। एटॉमिक नंबर 8 ही होता है। डायग्राम इसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पहले बना चुके हैं। K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। L में 6। तो ये क्या करेगा? इसको 8 करना है ना, L वाले को 8 करना है, तो यानी कि 2 कहीं से ले लेगा और ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, तो यानी इसकी वैलेंसी 2। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो जाएगा इसका। ये हमारे रूल के हिसाब से भी अच्छा बैठ रहा है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग 9th नंबर देखें तो क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैसे डिनोट करते हैं? F से। इसका एटॉमिक नंबर 9। डायग्राम में अगर बात करें तो कैसे आएगा? 2 आएगा, फिर इसमें 7 आएगा, फिर इसमें 0 आएगा, फिर इसमें 0 आएगा, यानी इसको अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसका काम हो जाएगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवा दो, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 18, और प्लस 1 कर दो तो यानी 19, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 19। ओके। फ्लोरीन के बाद क्या आता है भाई? तो फ्लोरीन के बाद आता है नियोन। नियोन को कैसे डिनोट करते हैं? Ne से करते हैं। और ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 10 होता है। तो KLMN, अगर हम बात करें KLMN की, तो KLMN में कैसे हम लोग लिखेंगे? ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि अब इसका ऑर्बिट पूरा खत्म हो गया ना। इसका जो भी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, अब कहीं ये स्पेस ही नहीं है, तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? ये तो स्टेबल है, अपने में मस्त मौला है, तो मस्त मौला है तो इसको आराम से इसकी जिंदगी जीने दो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई साहब जियो और जीने दो। तो ये कह रहा है कि हमें भी
जीने दो और तुम भी जाओ मौज करो, हमें किसी से रिएक्शन नहीं करना। तो ये अपने आप में मस्त है, इसकी वैलेंसी 0 है, किसी के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो डेट इज द 10 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 20। देखिए केमिस्ट्री याद करने वाली चीजें होती हैं, आई नो केमिस्ट्री में कई सारी चीजें याद की जाती हैं, लेकिन जब आप समझ कर याद करोगे ना तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, और सिर्फ रट्टा मारोगे तो नहीं समझ में आएंगे। तो इसीलिए चीजों को समझो, चीजों को आसानी से समझो। ये चीज आपको थोड़ी सी बोरियत भी लग रही होगी कि क्या ये पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इतनी छोटी छोटी बातें, लेकिन अभी इसका यूज इतना भयंकर आने वाला है ना कि तुम्हें वहां लगेगा इसकी अहमियत, लगेगा कि अरे हाँ वो जो चीज थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसीलिए ध्यान से देखो। 11वें नंबर पे क्या होता है भाई, नियोन के बाद 11वें नंबर पर आता है सोडियम। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, ओके ना। एटॉमिक मास होता है इसका 11, और इसको डायग्राम में अगर देखा जाए KLMN में, तो इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होता है, और इसमें 1 होता है, और इसमें 0। तब ये एक स्टेबल रहेगा क्या, इसको तुम बाहर से इतना सारा और इलेक्ट्रॉन 17 लाकर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो यानी ये एक इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और एटॉमिक मास 11 मल्टीप्लाई बाई 2 करो और प्लस 1 कर दो, यानी कि 23। क्लियर ना। 12 नंबर देखते हैं। सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम। ये आप लोग अच्छे से नोट बनाइएगा, ठीक ना, और इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा अच्छे से। मैग्नीशियम जो होता है ये होता है मैग्नीशियम Mg। ये कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। इसमें अगर K में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और M में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी उतना ज्यादा ले नहीं सकता, लेकिन 2 दे सकता है, तो ये 2 दे देगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब यहां से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें 18 करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 8 भी कर देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक ना। अगर हम इसमें 8 भी कर देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, ये बात हम पहले समझा भी चुके हैं। तो 8 करने के लिए भी तो यहाँ 7 चाहिए, तो 7 तो ले नहीं सकते, 1 दे दिया। यहां भी 8 करने के लिए तो हमें 6 लेना पड़ेगा, तो 6 लेना मुश्किल काम है, 2 दे देना आसान काम है, तो हमने 2 दे दिया। तो यानी कि यहां पे इसकी वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 24। ये भी हमारे रूल के हिसाब से एटॉमिक मास आ गया। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम के बाद हम लोग 13 नंबर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। एल्युमिनियम का सिंबल हो गया Al। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13। तो जरा ध्यान से देखिए, पीछे थोड़ा सा हम चलते हैं और वहां पे आपको समझाते हैं, ओके। ये सोडियम का, ये जो सोडियम था इसमें 11 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको लास्ट M में। मैग्नीशियम में 2 चाहिए, तो एल्युमिनियम में कितने चाहिए, 3। एल्युमिनियम में कितने चाहिए, 3, यानी कि लास्ट L में कितना जाएगा, 3। यानी कि अगर देखा जाए KLMN, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, यहां पर कितने होंगे, 8, और यहां पर कितना होगा, 3। अब ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना आसान काम नहीं है, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान काम है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कर दो, यानी कि 27। 14 देखिए, 14 में थोड़ा सा अच्छा है ये कि 14 आपका होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, Si से, ओके ना। 14। तो K में कितने होते हैं, 2, इसमें कितने होते हैं, 8, इसमें कितने, 4, इसमें कितने, 0। अब ये भी ना कार्बन की तरीके बिहेव करता है, मतलब स्टेबल होने के लिए यहां 8 चाहिए ना, M में रख तो 18 सकता है, लेकिन स्टेबल होने के लिए हमें 8 चाहिए। तो ये 4 क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के तरीके, ठीक ना। ये भी कार्बन के तरीके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना और लेना, तब भी वैलेंसी 4 आती है, लेकिन वास्तव में ये शेयर करता है। तो शेयर करेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 को के साथ ही तो ये शेयर करेगा।
तो सिलिकॉन जो होगा 14 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 28। ये भी हमारे हिसाब से अच्छा बैठ रहा है। तो एटॉमिक मास तो याद अब आप कर ही लोगे हमारे ख्याल से कि एटॉमिक मास कैसे याद करते हैं। इवन होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ऑड होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 कर देंगे, और एक्सेप्शन में 2 3 4 हैं उसको हम लोग अलग से याद रख लेंगे। 15 की बात करते हैं। तो 15 आप लोग जानते हैं क्या होता है, फास्फोरस। हम लोग टोटल 20 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अभी किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये कब तक खत्म होगा भाई साहब ये चीजें, तो आपके लिए मैं पहले ही बता दूं कि ये 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 15। फास्फोरस को P से डिनोट करते हैं। यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना 5, इसमें 0। अब ये 5 तो दे नहीं सकता तो 3 ले लेगा। 3 क्या करेगा, गेन कर लेगा, गेन करके इसको 8 कर लेगा। तो जब ये गेन कर लेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, और ये कितना हो जाएगा 30। फास्फोरस कितना हो जाएगा 30 + 1 31 हो जाएगा, सॉरी 30 + 1 31, क्योंकि इवन है ना, सॉरी ऑड है। ओके 16 में क्या आता है, तो फास्फोरस के बाद आपका आता है सल्फर। सल्फर क्या होता है, सल्फर होता है आपका S। तो सल्फर S कितना होता है 16। इसमें कितने 2, इसमें 8, इसमें 6, इसमें कितने 0, यानी कि ये 2 ले लेगा, इसमें 2 ले लेगा, और इसमें 2 लेने के बाद क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई 2। और एटॉमिक मास कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए आराम से 32। 17 देखिए, 17 क्या होता है क्लोरीन। अच्छा, कुछ अगर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि चुपचाप बेड पे बैठ के या सोकर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मतलब आप सारी चीज़ों को नोट जरूर करिए, ठीक ना। अगर आप यहाँ समय दे रहे हो तो थोड़ा सा समय देकर सारी चीज़ों को नोट करो, और उसके बाद इसको याद करो। समझ गए तो फिर याद करो, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, और ये जो अभी आपको ईजी लग रहा है ना, एक समय यहीं आपको हार्ड लगने लगेगा। तो इसीलिए सारी चीज़ों को नोट करते चलो। क्लोरीन क्या होता है Cl, एटॉमिक नंबर 7। यहाँ पर कितना होगा 2, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 0। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये स्टेबल हो जाएगा, यानी वैलेंसी कितनी हो गई 1। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, तो इसका एटॉमिक मास 35 होना चाहिए ना, लेकिन वास्तव में इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। हाँ, अगर वो एग्जाम वाला कह रहा है कि आप 35 ही यूज करो तो आप 35 ही करना, वरना अधिकतर जगह कितना यूज किया जाता है 35.5। ओके ना। तो इसको एक एक्सेप्शन में ले सकते हो, याद रख सकते हो। क्लोरीन के बाद क्या आता है आर्गन। आर्गन को कैसे लिखते हैं भाई Ar। एटॉमिक नंबर 18, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 0। अब तो स्टेबल हो गया। अब फिर से ये वही गाना गाएगा, क्या गाना गाएगा कि जियो और जीने दो। तो ये कहेगा कि मैं मस्त हूं, चलो अब यहां से हमें किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0, और एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए ना, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन में आता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 40 होता है। तो ये भी याद रखना। ओके 18 नंबर बात कर, 19 नंबर। 19 में क्या आता है, तो 19 में आपका आता है पोटेशियम। 19 में आपका आता है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है के। पोटेशियम का क्या होता है के, ये अलग है, इसमें सिंबल है ये के, इसका सिंबल होता है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 19। तो एटॉमिक नंबर 19, तो इसको कैसे बनाओगे जरा बताओ। तो इसका हम डायग्राम बनाकर दिखाते हैं पहले, ठीक है। इसका डायग्राम देखो, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका फर्स्ट सेल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये हो गया आपका दूसरा सेल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, ये हो गया आपका तीसरा सेल जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
तो आप कहोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल हो गया, तो 9वां भी इसमें रख ही दो, लेकिन नहीं, ये 8 ही इलेक्ट्रॉन रख के अपने आप को स्टेबल रखता है, और जैसे ही इसके पास 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा, 9th इलेक्ट्रॉन आएगा या 10th इलेक्ट्रॉन आएगा, वो बाहर भेज देगा, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाएगा, ठीक ना। अब ये बाहर की तरफ है और इसको रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। हालांकि यहां भी 8 स्टेबल होता है, लेकिन अब 7 लेना तो मुश्किल काम है ना, तो इसीलिए एक दे दो, एक क्या करो, दे दो। तो यानी कि K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, M में 8 और N में 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। क्यों, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिया है। अच्छा, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो यानी कि इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 39। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर पोटेशियम का आपको समझ में आ गया तो 20 नंबर कैल्शियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। कैल्शियम वाला कौन सा है, ये 20 नंबर है। इसका सिंबल होता है Ca। क्या होता है, Ca। और एटॉमिक नंबर इसका हो गया 20। इसका डायग्राम आप समझ ही चुके हो, KLMN में अगर हम देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, 8 स्टेबल, ये 8 स्टेबल, और उसके बाद 9वां 10वां जैसे ही इसमें आएगा कहेगा नहीं 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 नहीं, जियो और जीने दो, 2 को इधर भेज देगा, ठीक ना। तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, ये 2 क्या होगा, किसी के साथ रिएक्शन में यूज हो जाएगा, और इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 20 है ना, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, इवन नंबर है 40। बस, तो हम लोग कैल्शियम तक डिटेल में हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आखिर इसकी बैलेंसी 1 2 3 4 या 0 क्यों हो रही है। बात समझ में आई ना। तो इसीलिए मैंने सबको अलग अलग करके पढ़ाया है, समझाया है। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग याद कर लोगे। अच्छा, एक बात और, ये जो 21 से लेकर 30 तक जो होंगे, 21 22 23, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, कि होता क्या है। देखिए 20 तक ही हम लोग काम करेंगे, लेकिन 30 तक आपको सिर्फ याद रखना है कि अच्छा 21 पर जो होता है वो होता है स्कैंडियम। क्या होता है, स्कैंडियम। 22 पर होता है टाइटेनियम। 23 पर होता है वेनेडियम। 24 पे क्या होता है, क्रोमीन। 25 पे क्या होता है, मैग्नीज। 26 पे क्या होता है, आयरन। 27 कोबाल्ट। 28 निकिल। 29 कॉपर। 30 जिंक। ये बस आपको याद रखना है, ठीक ना। ये बस आपको याद रखना है कि हाँ ये स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक होता है, ठीक है। और बस याद कर लेना इसको कि हाँ ये होता है। इसको डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे कि किसका कैसे होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का होता है और वो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल काम होता है, जो कि आप 11th 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पर बस इतना सारी बातें याद कर लेना और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका यूज करके एक अच्छी चीजें सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो अगला लेक्चर देखने से पहले, लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, तभी वो आपको समझ में आएगी, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही डिटेल दे दिया था कि अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग फैसिलिटी देते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि मैं घर पे बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ।
तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप सीख पाओगे। हो सकता है बीच में कहीं एक दो मिस्टेक भी हुई होंगी तो उसको हम सही नहीं कर सकते, ठीक ना, वो आपको हो सकता है वो प्रॉब्लम भी कर दे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई डाउट होगा किसी चीज में, तो आप पूछ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत ही ये मुश्किल काम होता है कि YouTube पे अपलोड करके आप अच्छा एजुकेशन गेन कर सको। YouTube के वीडियो से आप किसी एक टॉपिक को सीख सकते हो, छोटे मोटे चैप्टर को सीख सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी सब्जेक्ट को आप नहीं सीख सकते हो, आप उसमें मास्टर नहीं बन सकते हो। ये हमारी पर्सनल राय रहती है, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग ये याद कीजिए और बाय, जय हिंद।